हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 गॉस की प्रमेय। इससे पिछले वीडियो में हमने आपसे सॉलिड एंगल के बारे में डिस्कस किया था कि सॉलिड एंगल क्या होता है और कब कैसे सॉलिड एंगल का फार्मूला फाइंड आउट किया जाता है, किन परिस्थितियों में सॉलिड एंगल का जो शेप होता है वो कोन के शेप का होता है, और तमाम बातें हमने आपसे पिछले वीडियोज़ में किया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि जो गॉस की प्रमेय है वो क्या है और गॉस की प्रमेय का निगमन यानी सिद्धि कैसे करेंगे, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। गॉस का नियम, कहीं कहीं इसे गाउस भी लिखता है, तो गॉस कहे या गाउस कहे या गॉस कहे, बात एक ही है। ठीक है, ये आपसे जब वाइबा वाला आता है स्कूल में, तो आपसे वाइबा के तौर पे ये क्वेश्चन आपसे वो कर सकता है कि व्हाट इज़ द थ्योरम ऑफ गॉस लॉ या व्हाट इज़ गॉस लॉ। तो गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम क्या है देखते हैं। गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस का कहना था कि यदि मेरे पास किसी भी शेप की आकृति हो और मुझे उस शेप की आकृति में कितने चार्ज प्रेजेंट हैं ये बात पता करना हो, तो उसके लिए हम आसानी से उस टोटल फिगर्स के अंदर, आकृति के अंदर जितने भी नेट चार्ज होंगे उसे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि कूलाम का जो नियम था वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था और किसी भी आकृति के लिए वैलिड नहीं था। उसमें जो कूलम्स लॉ अप्लीकेबल हुआ था या लागू किया गया था, उसमें जो रेडियस होनी चाहिए या फिर जो फिगर्स होनी चाहिए उसमें सिमेट्री वाली केस होनी चाहिए, तभी आपका कूलम्स लॉ वैलिड था। जो कि यहाँ पे गॉस लॉ है वो किसी भी शेप, किसी भी आकृति के लिए वैलिड है। कोई ज़रूरी ना कि फिगर्स में सिमेट्री हो तभी हम उसे फाइंड आउट कर पाएँ कि उसके अंदर नेट चार्ज कितना है। तो ये जो गॉस लॉ है ये किसी भी शेप साइज के लिए वैलिड है, शेप या साइज की आकृति के लिए, वस्तु की आकृति के लिए वैलिड है। क्या कहना था इसका? इसका कहना था कि कोई भी मेरे पास विकृत शेप का वस्तु है, आकार की वस्तु है किसी भी शेप की, तो इसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे, लाइक यदि ये Q1 है, इसे मैं Q2 कहूँ और यहाँ प्लस Q3 ले लेते हैं, माइनस Q5 है और प्लस Q4 है, ये पृष्ठ के अंदर है और ये सब पृष्ठ के बाहर हैं। तो गॉस का कहना था कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश या किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब गॉस का ये कहना था कि जो फाई नेट आएगा, जो फ्लक्स आएगा, नेट फ्लक्स, नंबर ऑफ पेनेट्रेटिंग लाइंस, फ्लक्स का मतलब क्या है, जो वैद्युत बल रेखाएं इसे पेनेट्रेट करेंगी, वो कितनी वैद्युत बल रेखाएं इसमें से पेनेट्रेट कर सकती हैं। तो जो नेट फ्लक्स आएगा उसका कहना था कि नेट आवेश जो भी आएगा किसी भी बंद आकृति के लिए, उसमें जितने भी चार्ज होंगे उन सारे चार्ज का, क्यों इन का मतलब है उस बंद आकृति के अंदर वाला चार्ज लेना है, बाहर वाला नहीं। और सिग्मा का मतलब है सारे आवेशों का बीजगणितीय योग निकालते हैं और इसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब मेरे पास वैक्यूम होगा, एयर होगा। यदि किसी अन्य मीडियम में बातचीत की जाएगी तो उस केस में हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सिग्मा क्यू इन अपन के एप्सिलॉन नॉट। ये के उस माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, परावैद्युतांक होगा। और यदि क्वेश्चंस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 दिया हो तो उस केसेस में के का वैल्यू 1 रखेंगे और ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्यू इन का वैल्यू यहाँ से फिगर से देख के हम निकालेंगे कि क्यू इन का मतलब जितने भी मेरे पास चार्ज होंगे उन सारे चार्ज को विथ साइन, चिन्ह के साथ ऐड करेंगे। तो Q1 का साइन प्लस है, Q2 का साइन माइनस है और Q3 का साइन जो है, Q3 का जो साइन है यहाँ लिख देते हैं, जो
इन लिखा है मैंने, इस क्यू इन का मतलब है कि जितने भी मेरे पास चार्जेज हैं पृष्ठ के अंदर, उन्हें चिन्ह के साथ आपको ऐड करना है, बीजगणितीय योग निकालना है उनका, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपान एप्सिलॉन नॉट। कहेंगे ये बाहर वाला चार्ज ऐड होगा, जवाब होगा नहीं, क्योंकि जो गॉस लॉ है वो कहेगा बंद आकृति होनी चाहिए। ओपन आकृति होगी तो उसके लिए मुझे एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का खींचना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा, तो जाके हम बता सकते हैं कि उस सरफेस में कितने चार्ज प्रेजेंट्स हैं। ठीक है जी। तो यही है गॉस लॉ कि किसी भी बंद आकृति में से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। तो राइट डाउन करते हैं डिफिनीशंस। परिभाषा लिखते हैं, किसी बंद आकृति या किसी बंद पृष्ठ को कुछ किताबें भी लिखती हैं बद्ध पृष्ठ, बद्ध आकृति भी लिख सकता है। तो बद्ध आकृति कहे या बंद पृष्ठ कहे, बात एक ही है, बाउंडेड रीजन की बात कर रहा है। किसी बंद पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेशों के बीजगणितीय योग का, कुल आवेशों के बीजीय योग का 1/ε0 गुना होता है। समझ में आया डेफिनेशंस? वंस अपेन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। डू नॉट रट्टाफिकेशन, से रट्टो ना। मैं फिगर की सहायता से इसे पुनः आपको याद कराता कि ये मेरे पास शेप है और इस शेप में लाइक मेरे पास Q1 चार्ज है, दिस इज़ Q2 चार्ज विच इज़ निगेटिव, और ये है मान लो Q3 चार्ज है विच इज़ आल्सो पॉजिटिव, और यहाँ पे मान लो मेरे पास Q4 और Q5 है। तो यदि मुझसे पूछा जाए कि जो आकृति मेरे पास है इसमें से कितने फ्लक्स पास आउट होंगे, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि इस बंद आकृति के अंदर जितने भी चार्ज प्रेजेंट्स हैं उन्हें साइन के साथ ऐड करके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आसानी से याद हुआ होगा। मैं इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन आपको राइट डाउन कराता हूँ। नीचे एक क्वेश्चन बनाइएगा। परिभाषा यही है कि किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ है, में से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स, उसमें उपस्थित जितने भी आवेश हैं उन सारे आवेशों का एल्जेब्रिक सम निकालना है। एल्जेब्रिक सम कहने का मतलब होता है चार्ज मेरा स्केलर है, इस वजह से हम आसानी से इसे ऐड अथवा सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ डिफिनीशंस में बीजगणितीय योग लिखा है या फिर बीजी योग लिखा है। बीजी योग तभी इस्तेमाल करते हैं ये शब्द जब मेरे पास जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर होती है और उसे हम विथ साइन के साथ ऐड अथवा सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन कराता ताकि आपको गॉस लॉ आसानी से समझ में आए, फिर इसका प्रूफ करते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास ये विकृत आकृति का एक फिगर है जिसमें -Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q3 प्लस Q4, और इसके बाहर दो चार्ज ले लेते हैं लाइक Q5 और Q6। ठीक है, Q5 और Q6। अब आपसे सवाल में वो पूछेगा कि इस जो सरफेस है ये आपका विकृत सरफेस, इससे कितना चार्ज कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मेरे पास फाई नेट निकालने का जो फार्मूला है वो है जितने भी चार्ज इस सरफेस से बाउंडेड हैं, बधे हुए हैं, उन सब का एल्जेब्रिक सम निकालिए।
एल्जेब्रिक सम मतलब बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब जिन्हीं के साथ उसे ऐड अथवा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो Q1 का साइन निगेटिव है तो लिखेंगे -Q1, और Q2 का साइन पॉजिटिव है तो लिखेंगे +Q2, Q3 का साइन पॉजिटिव है तो लिखेंगे +Q3, और Q4 का साइन पॉजिटिव है तो लिखेंगे +Q4। टोटल को डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से। यहाँ पे K इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि सवाल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी जो माध्यम का परावैद्युतांक होगा वो निर्वात हो सकता है अथवा वायु होगा, तो उस केसेज में हम K का वैल्यू 1 रखते हैं। उसके अलावा कोई अदर मीडियम होगा लाइक वाटर यदि है ना, पानी हो सकता है, ग्लिसरीन है, मिट्टी का तेल है, अदर डिफरेंट मीडियम्स यदि होंगे तो उसके लिए हमें K इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सवाल में वो K का वैल्यू आपको ऑलरेडी वो देगा, आपको रटना नहीं होगा। तो फाइव नेट आएगा आपके पास -Q1 +Q2 +Q3 +Q4 अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस आपको जब नेट फ्लक्स निकालना है तो उस केस में याद करने हैं कि जितने भी चार्ज हैं वो सरफेस के अंदर बाउंडेड वाले चार्ज लेने हैं, उसके बाहर वाले चार्जेस से आपको कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि डिफिनीशंस में आपको बताया गया है कि बंद पृष्ठ के अंदर जितने चार्जेस होंगे उन्हें आपको कंसीडर करना है, बाहर वाले चार्जेस से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो देखते हैं गॉस लॉ आया कहाँ से है, और इसका जो सूत्र है गॉस लॉ का वो क्या है उसे प्रूव करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे आगे, गॉस के प्रमेय का निगमन, गॉस के प्रमेय का निगमन। यहाँ हेडिंग लिखेंगे गॉस के नियम की उत्पत्ति, गॉस के नियम की उत्पत्ति। ठीक है जी, क्योंकि गॉस का जो नियम है वो फाई = Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट जो नियम है वो कहाँ से आया है, तो प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोई सा भी शेप का एक फिगर्स ड्रा करेंगे, किसी भी शेप का एक फिगर्स ड्रा करेंगे, और इस फिगर्स में ये जो फिगर्स हम बनाएंगे लाइक ऐसा कोई सा फिगर्स बना लेते हैं, और इस फिगर्स का एक सेंटर कंसीडर करेंगे। ये सेंटर पॉइंट होगा, लेट्स सपोज इसे O मान लेते हैं, और इस सेंटर पॉइंट पे हम एक पॉजिटिव चार्ज +Q रखेंगे। यहाँ से हम इस आकृति में से एक छोटा सा पीस लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा कि जब हम इसे समाकलन करेंगे तो यदि हम छोटे छोटे पीस, इसमें असंख्य छोटे छोटे पीस लेंगे, और एक छोटे से पीस के वजह से, एक छोटे से टुकड़े के वजह से O पॉइंट्स पर यदि हम नेट फ्लक्स फाइंड आउट कर पाएँ, तो हम इस छोटे छोटे पीसेज को जब जमा करेंगे तो इस पूरी आकृति की वजह से यहाँ पे नेट फ्लक्स कितना पास आउट होगा वो मुझे मिल जाएगा। और यही गॉस लॉ का प्रमेय भी है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये किसी भी शेप का एक आकृति लेंगे, और उसके एक सेंटर पॉइंट पे हम कंसीडर करेंगे एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। लेट सपोज उस पॉइंट का कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए A नाम है। ठीक है, अब ये एक छोटा सा जो पीस है यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये 3D है, ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे 3D एंगल है। तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 3D एंगल ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आकृति मेरे पास है ये 2D नहीं है। ठीक है जी, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे A एक पॉइंट है, चलिए आप A या कुछ और भी नाम दे दीजिए, एरिया वेक्टर का नाम A ही रहेगा, तो इसका नाम हम बदल के B नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे छोटे से पीस ले रहे हैं, तो छोटे से पीस की वजह से जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, वो जो सॉलिड एंगल बनेगा, छोटे से पीस की वजह से जो सॉलिड एंगल बनेगा सेंटर पे, वो ओमेगा ना होके डी ओमेगा होगा। ओमेगा तो पूरे शेप की वजह से होगा, तो छोटे सा पीस ले रहे हैं, तो छोटे से पीस की वजह से सेंटर पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होगा वो डी ओमेगा होगा। क्योंकि ये एरिया जो ले रहे हैं, ये जो एरिया ले रहे हैं वो छोटा सा एरिया ले रहे हैं, है ना। ये जो एरिया है ये छोटा सा टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े का जो एरिया है उसे डी ए कंसिडर कर रहे हैं। डी ए का मतलब एक वेरी 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 स्मॉल एरिया, है ना। अब आपको पहले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि यदि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट्स पर यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो धनावेश के कारण उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो धनावेश से दूर अनंत की ओर होती है। तो यानी इस बी पॉइंट्स पर यदि हमें कंसिडर करना है कि इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इसके लिए मुझे पता है कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस
बी पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा का डायरेक्शन होगा वो इससे बाहर की तरफ होगा, इससे दूर होगा। तो हम मान लेते हैं इधर होगा ई, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर हो गई। और इस डिस्टेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट सपोज ये मेरी जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर पॉइंट से ये वाली दूरी, इसे हम आर मान लेते हैं। कितना? आर दूरी पे ये हम कल्पना कर लेंगे कि आर दूरी पर मेरा बी पॉइंट्स सिचुएटेड है, जहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है या फिर नेट फ्लक्स पास आउट कितना पास आउट कर रहा है नेट फ्लक्स वो निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट से। तो एक चीज़ और बात करेंगे कि ई का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज से तो दूर हो जाएगा, ये बात सत्य है, क्योंकि धनावेश मेरे पास है। धनावेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन धनावेश से दूर होता है। अच्छा, जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश जो होता है, उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत, हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है। तो ये मेरा जो सरफेस है, जो छोटा सा पीस मैंने लिया है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरह से होगा, रेडियली आउटवर्ड, है ना, यानी ये बाहर की तरफ होगा, पृष्ठ के बाहर की तरफ। तो चूंकि मैंने पूरा एरिया कंसीडर किया नहीं है, छोटा सा टुकड़ा लिया है, तो छोटे से टुकड़े का जो एरिया होगा वो भी डीए होगा। यहाँ पे एरिया, रियलिटी में एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, बट यहाँ गॉस लॉ में उसे वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। अब इन दोनों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो एरिया वेक्टर मेरे पास है, इसके बीच जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम मान लेते हैं थीटा एंगल होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा, तो ये जो मेरा सरफेस होगा इसे आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि इस तरह से है। इसी वजह से एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं। तो बाहर वाला कंसिडर करेंगे एरिया वेक्टर। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो तो बाहर की तरफ होगी, धनावेश से दूर होती है, धनावेश से दूर होती है, आपको ये पता है। यदि निगेटिव चार्ज होता तो उसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज की ही ओर होता है। अच्छा जी, इतना अरेंजमेंट करने के बाद अब हम इसमें करेंगे क्या कि ऐसे ऐसे हम मान लेंगे कि जितने यहाँ पे छोटा सा पीस लिया है, ऐसे ऐसे बहुत सारे पीस होंगे मेरे पास इस टुकड़े में, ऐसे ऐसे सेम साइज़ के बहुत सारे टुकड़े होंगे। उन सारे टुकड़े को मैं लास्ट में क्या करूँगा, जमा कर दूँगा। तो जमा करने के बाद मैं टोटल को जब ऐड करूँगा, जमा करने का मतलब एडिशन से ही है, ऐड करूँगा तो मुझे इस टोटल सरफेस के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं इसमें कुछ कहानियाँ लिखता हूँ। कहानियाँ का मतलब जो माना वाली बात होती है उसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिगर की सहायता से, ठीक है। तो हम मानेंगे कि माना एक धन आवेश, फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, माना एक धन आवेश प्लस क्यू, माना एक धन आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। O से स्मॉल r दूरी पर, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु B स्थित है, एक बिंदु B स्थित है, B स्थित है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु B स्थित है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर, धनावेश से दूर एवं क्षेत्रफल सदिश, एवं क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। पृष्ठ का एक छोटा सूक्ष्म अवयव डीए लिया गया है, पृष्ठ का एक सूक्ष्म अवयव, पृष्ठ का एक सूक्ष्म अवयव डीए लिया गया है, लिया गया है, ठीक है जी। तो बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो पता करने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आना चाहिए। और ये सूक्ष्म अवयव इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है वो भी लिख लीजिए।
सूक्ष्म अवयव dA, सूक्ष्म अवयव dA बिंदु O पर डी ओमेगा घन कोण अंतरित करता है, डी ओमेगा घन कोण अंतरित करता है, अंतरित करता है। ये सब बातें जो माना वाली कहानियाँ होती हैं, इसे आपको रटने नहीं है, आपको फिगर्स देखना है। फिगर्स में जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वैसे वैसे उन चीज़ों का जिक्र आप यहाँ पे कर दीजिए बस, ठीक है। तो बिंदु बी पर कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो पता करते हैं। यहाँ लिखते हैं बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, Q बाई आर स्क्वायर। कितना चार्ज है प्लस Q है, डिस्टेंस कितना है यहाँ से R है, तो R का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये B पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मेरे पास आ चुकी है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमें इंटेंसिटी का वैल्यूज़ पता लग गया इस B पॉइंट्स पे, तो हम यहाँ पे पता करेंगे कि कितना फ्लक्स लाइंस इसे पेनेट्रेट कर रही है या कितनी वैद्युत बल रेखाएं इसमें से पेनेट्रेट होंगी, निकलेंगी, छेदेंगी या इसे भेदेंगी। उसके लिए मुझे इस सूक्ष्म अवयव का से पास आउट होने वाला फ्लक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, ऊपर की चीज़ें हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह का थोड़ा सा अभाव है, इस वजह से हम इन सब चीज़ों को इरेज कर देते हैं। देखो जी, ये E हमें चाहेगा, इस वजह से हम E का वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम निकालते हैं इस डी एरिया से पास आउट होने वाला फ्लक्स। तो लिखेंगे डी क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स फाई डी फाई, क्योंकि छोटा सा एरिया है तो छोटा सा फ्लक्स आएगा, थोड़ा सा एरिया थोड़ा सा फ्लक्स, ज़्यादा एरिया ज़्यादा फ्लक्स। तो डी फाई इज इक्वल टू होगा, फार्मूला मेरे पास E डॉट डी ए, ये आपको पता है। इसे जब ब्रेक करेंगे तो आएगा E इंटू डी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, E का वैल्यू आपने अभी निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आसानी से E का वैल्यू पुट करिए, तो डी फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे E का वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस ऑफ थीटा, सॉरी Q बाई आर स्क्वायर भी है, Q बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस ऑफ थीटा, तो मुझे इस छोटे से पीस की वजह से फ्लक्स फाइंड आउट हो चुका है, पता लग चुका है कि इतने से पीस की वजह से इतना फ्लक्स पास आउट होगा। अब मैं क्या करूँगा कि इस पूरे पीसेज की वजह से इस सेंटर पॉइंट पे इस पूरे सरफेस की वजह से कितना फ्लक्स लाइंस पास आउट होंगी, तो मुझे ऐसे छोटे छोटे डी टुकड़े लेके और जो सेंटर पे एंगल बनेगा डी ओमेगा, उन सबको जब मैं ऐड करूँगा तो जो एंगल आएगा इस सेंटर पे, आपको पता है कि वो 4 पाई एंगल सब्सटेंड किया जाता है, सॉलिड एंगल इस सेंटर पे है ना, ये सेंटर पे 3D आकृति के सेंटर पे। तो क्या करूँगा, पूरे भाग से गुजरने वाला फ्लक्स निकालूँगा, पूरे भाग से गुजरने वाला फ्लक्स। पूरे भाग से यदि हमें पता करना है तो हमें इस पूरे भाग का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दोनों तरफ यदि मैं इसका समाकलन कर दूं तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई आएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एज ए कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस ऑफ थीटा,
डी फाई का इंटीग्रेशन यानी डी फाई ऐसे कर करके क्या आ जाएगा, टोटल नेट फाई आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, फाई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका वैल्यू फिक्स होता है ना, ये एक तरह का कांस्टेंट है जिसका मान 9 × 10⁻9 ये फिक्स होता है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। मेरा जो चार्जेज होगा, मेरे पास जो चार्जेज होंगे है ना, मेरे पास जो चार्जेज बचेंगे, आपको पता है कि यहाँ से इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस होगी या फिर Q अपान, ये मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया था, DA cos थीटा इंटू Q/r², DA cos थीटा बाई के r²। Q भी मेरा कांस्टेंट ही होगा, चार्ज को हम बाहर कंसीडर करेंगे, Q को है ना, Q को बाहर कंसीडर करेंगे क्योंकि चार्ज तो एक ही है ना मेरे पास, यहाँ पे कंसीडर करेंगे बाहर, अच्छा कांस्टेंट चीज़ को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। DA cos थीटा/r², DA cos थीटा/r², याद करो सॉलिड एंगल, याद करो सॉलिड एंगल, DA cos थीटा/r² को क्या लिखा था, क्या लिखा था, अरे यार डी ओमेगा लिखा था, क्या लिखा था, डी ओमेगा लिखा था, डी ओमेगा लिखा था, क्या लिखा था, डी ओमेगा। अब ये जो डी ओमेगा आएगा, अब पूरे सरफेस की वजह से निकालेंगे तो इस डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 4 पाई है ना। ये जो डी ओमेगा है, ये सॉलिड एंगल यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो डी ओमेगा है। तो छोटा छोटा डी ओमेगा को जब मैं इकट्ठा करूँगा तो ऐसे डी ओमेगा ये पूरे आकृति के वजह से आ जाएगा यहाँ पे डी ओमेगा। और ये डी ओमेगा सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म करता है आपको पता है, कितना, 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। तो डी ओमेगा का वैल्यू कितना रख देंगे, 4 पाई, तो यहाँ से आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा का मान 4 पाई। किसी भी बंद आकृति की वजह से उसके सेंटर पर जो सॉलिड एंगल बनता है वो 4 पाई स्टेरेडियन बनता है, ये आपको पता है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो बचेगा वही मेरा गॉस का थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो ये मेरे पास बचा फाई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये Q इन होता है, ये जो Q है Q इन है, मतलब अंदर वाला जो चार्ज है, इन लिख रहे हैं, इस बात का मतलब अंदर वाला चार्ज कंसीडर करना है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल इंटीग्रेशन, इसको रेखीय समाकलन कहते हैं। यहाँ जो गोला बना रहे हैं इस बात का मतलब बंद आकृति के लिए बातचीत हो रही है, बंद आकृति के लिए बातचीत हो रही है ना, इसीलिए गोला बना रहे हैं, जिसे रेखीय समाकलन कहते हैं। तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ E dot dA is equal to phi is equal to Q in upon epsilon naught। दिस इज गॉस लॉ है ना, दिस इज गॉस लॉ। यही क्या है, गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है, लिख सकते हैं यही गॉस की प्रमेय है। तो आज के लिए बस इतने करते हैं, शेष बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।